अब हेडिंग डालेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। हर्ष, आवाज आ रही है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुर्सी की पेटी बांध लें, ध्यान से समझें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपकी मानसिक क्षति के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। टुमारो 11:30। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, एफओडी के एप्लीकेशंस में तो पढ़े थे ना वो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट 1 फॉर हीट इंजन और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो होता है हीट पंप के लिए। हीट पंप के लिए तो हीट इंजन में क्या कहते हैं, जब कभी भी हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो किसी भी इंजन में अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सिंक मतलब लो टेम्परेचर बॉडी। सोर्स से हीट सप्लाई होगा हाई से लो की तरफ, यानी कि Q1 हीट आएगा, और जो सिंक को पहुंचेगा वो Q2 जाएगा। आप कहोगे सर अलग क्यों हो? हाँ, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट या बॉडी को सोर्स कहते हैं, लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट या बॉडी को सिंक कहते हैं। तो इंजन के दो मेन जैसे चैम्बर या पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है जहां हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे कार का इंजन है, फ्यूल बर्न जहां करेंगे वहां हीट प्रोड्यूस होगा, वो सोर्स होगा। और उसमें कूलेंट वाला पार्ट होता है इंजन में, वो सिंक होता है। तो सोर्स से हीट प्रोड्यूस होगी और सिंक टुवर्ड्स जाएगी। इस प्रोसेस में बीच में आप वर्क फाइंड करोगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी आप वर्क में कन्वर्ट कर दोगे। सारा का सारा नहीं कर पाओगे बट कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज आप वर्क में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसीलिए Q1 आया था, लेकिन जो पहुंचा सिंक को वो Q2 पहुंचा, क्योंकि बीच में कुछ फ्रैक्शन आपने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, इसीलिए कार फिर आगे मूव करेगा। अब हमारे पास चॉइस होती है, कार की स्पीड और एवरेज सुना होगा। एवरेज मतलब पर लीटर कितना किलोमीटर जाता है, एडवर्टीजमेंट आता है। कोई बोलता है कि 20 किलोमीटर पर लीटर, कोई बोलता है 10 किलोमीटर पर लीटर, कोई बोलता है 5 किलोमीटर पर लीटर। जितनी कॉस्टली कार है, महंगी बाइक है या कार है, उनका एवरेज कम होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी सिंक को देते हैं, वर्क में कम कन्वर्ट करते हैं। तो इंजन को अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगा या इंजन ज्यादा फ्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन उससे हम आउटपुट ज्यादा ले लेंगे तो उतना वीक हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जिनका एवरेज ज्यादा होता है वो वीक कार होती है या वो वीक बाइक होती है। जैसे जो मिल्क दूध वाले भैया घर पे आते हैं, वो जो बाइक लेके आते हैं वो एवरेज वाली लेके आते हैं कि यार 1 लीटर में 100 किलोमीटर जानी चाहिए, ठीक है ना, उनको रोज चलना है, डेली चलना है, तो वो सोचते हैं कि ज्यादा चलेगी तो अच्छा है। लेकिन वो जो बाइक होती है वो 2 ईयर्स के बाद साइकिल बन जाती है, मतलब वो ज्यादा लॉन्ग रन में यूज नहीं होती। वही आपके घर में बुलेट होगा, पापा का, दादाजी का, तो वो 1960 वाला बुलेट आज भी लोग चला रहे हैं। क्यों? बुलेट का एवरेज कम होता है। एवरेज कम तो इंजन की लाइफ बढ़ गई। एवरेज का मतलब आप उससे एनर्जी कम ले रहे हो और उसको खिला रहे हो, उसको सेहतमंद रखा हुआ आपने, पावरफुल, यानी कि आप मैक्सिमम एनर्जी सिंक को दे रहे हो और उससे एब्स्ट्रैक्ट कम कर रहे हो, तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी। लेकिन आप उससे वर्क ज्यादा लोगे
और खिलाओगे कम, सिंक को कम दोगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जैसे हमारा हार्ट है, बायोलॉजी के कुछ लोग हैं यार वो जानते होंगे, हार्ट है तो हार्ट काम कर रहा है, हम सो रहे हैं जग रहे हैं, वो ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस लेंगे हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको और ज्यादा वर्क है, पंपिंग तो हो रहा है लेकिन स्ट्रेस लेने से पंपिंग और ज्यादा, इसलिए ज्यादातर कहते हैं स्ट्रेस मत लो, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का मतलब कहाँ हुआ, स्ट्रेस लिया तो पंपिंग, ब्लड डर जाते कभी आप तो तेजी से वाइब्रेट करेगा। ऐसा क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर में दिया हुआ भी है कि आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, एक बीट में अगर वो 0.5 कैलोरी यूज करता है तो एक मिनट में कितना एनर्जी यूज करेगा, ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वही चीज हो गई कि हार्ट हमारी बॉडी का, ह्यूमन हार्ट और कार का इंजन सेम थिंग। हार्ट बीट हुआ बंद तो इंसान गया, कार का इंजन फेल हुआ या प्लेन का इंजन फेल हुआ तो प्लेन गया। तो सारी चीज किस पे आ रही है, इंजन पे। तो इंजन की एफिशिएंसी देखना जरूरी है, साथ ही साथ उसकी लाइफ भी देखना जरूरी है। वो जितना ज्यादा लाइफ तक चलेगा उतना दूर तक आपका कार चलेगा, उतना दूर तक आपका बॉडी वर्क करेगा या हेल्प करेगा। ठीक है भाई, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है। तो हीट इंजन का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर आप एवरेज बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करो। आप तो ह्यूमन बीइंग तो यही जाएगा ना कि ज्यादा किलोमीटर तक आए, ज्यादा माइलेज आए, जिससे हमारे पैसे कम खर्च हो। बट वहां तक तो ठीक है कि आपने 90% किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क में, और 10% किसको दे दिया, सिंक को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऐसा करो कि सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दो, हम नहीं देंगे सिंक को कुछ भी। तो अगर आप सिंक हटा दो तो Q1 इक्वल टू W हो जाएगा। तो उस केस में एफिशिएंसी, किसी भी चीज का जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100% चाहिए। तो आउटपुट जो वर्क है या आउटपुट है और इनपुट जो आप फ्यूल बर्न कर रहे हो Q1, तो अगर आप यहाँ पर W करो और यहाँ पर अगर आप देखो तो W अपॉन Q1 हो जाएगा। अगर आप पावर चाहिए तो टाइम से डिवाइड कर लो, वो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो गया, W बाई Q1 आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हो गया। आप चाहते हो एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी ज्यादा ज्यादा वर्क करेंगे तो मैक्सिमम कितना वर्क कर सकते हो, W इक्वल टू Q1, और in this case no heat supplied to the sink means efficiency is 100%, यानी जितना फ्यूल बर्न किया सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि एक आप ऐसा इंजन बनाओ या ऐसी मशीन बनाओ जिसका 100% एफिशिएंसी हो, नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली जैसे एरर में पढ़ते थे, it is impossible to get 100% accuracy in the measurement, yes or no, same here, 100% accuracy means 100% efficiency, लॉसेस नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कभी गलतियां नहीं करता, ऐसे इंसान को हम बना सकते हैं। रोबोट बनाएंगे वो भी गलती कर जाएगा, मशीन है रोबोट ही, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो भी कह देगा एरर 404, कंप्यूटर में डालो जरा, एरर 404 का मतलब जानते हो, सर्च इंजन में कुछ भी डालो जो अगर उसको नहीं पता है तो एरर 404 दिखाता है। चैट जीपीटी में कुछ डालो और जो उसको नहीं पता है बोले कंसल्ट विद एक्सपर्ट 404, कैलकुलेटर में भी होता है। तो मतलब मशीन की भी लिमिट है ना, एफिशिएंसी नहीं है ना इसका मतलब 100%। तो यही स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%। और इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन वेयर वर्क डन इक्वल टू हीट सप्लाई फ्रॉम द सोर्स। यानी इफ यू इमेजिन एन इंजन, you have to convert some fraction of energy or transfer the energy to the sink। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सिंक हटा ही दूंगा तो ऊपर से एनर्जी नीचे आएगा नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे, लॉजिक समझ में आ रहा है।
भाई हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है, तो सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट, सिंक क्या है, लो। तो एक्चुअली में तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये सोर्स था यानी हाई टेम्परेचर, और ये सिंक था यानी लो टेम्परेचर। तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, और बीच में आपने एनर्जी को चोरी कर लिया। ये आपका नहीं था, ये चला था। तो यहाँ ये स्टार्टिंग कहाँ हुआ था, सोर्स से सिंक की तरफ, बीच में आपने खा लिया, तो आप चीटर है, आपने चीटिंग की है। और अगर आपने सिंक को हटा दिया तो ऊपर से एनर्जी नीचे आएगा ही नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे। इसका मतलब विदाउट सिंक यू कांट इमेजिन अ इंजन। पहले लोग वाटर डालते थे इंजन में, जो पुरानी मूवीज कभी देखी हो, वो जंगल में गए और उनका जीप जो है वो हीट होके बंद हो गया, फिर उन्होंने वाटर डाला, उतनी देर में लायन आ गया और खा लिया सबको, ऐसे दिखाते थे। तो अब पहले पानी डालते थे इंजन में, अब क्या है, कूलेंट केमिकल होता है वो डालते हैं। तो उसके लिए अब आपको बार बार गाड़ी रोक करके पानी नहीं भरना है उसमें। जनरेटर वगैरह में वाटर अभी भी डालते हैं कूलेंट, कूल करने के लिए। तो कूलेंट का पर्पज ये है कि सोर्स से एनर्जी निकलेगा, फिर कूलेंट को जाएगा, फिर बीच में आप उसका एनर्जी चोरी कर लेंगे या फ्रैक्शन एनर्जी बाहर ले लोगे टू कन्वर्ट इट टू वर्क। तो आप 90% कर लो, 99% खा लो, लेकिन 100% आप नहीं खा सकते। कुछ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए आपने सुना होगा जो मिलेनियर या बिलियनियर होते हैं, लाइक बिल गेट्स हुआ करते थे, अब तो नहीं है, या रिलायंस फाउंडेशन, तो ये लोग अपनी एक कंपनी बनाते हैं साथ में फाउंडेशन करके, मतलब डोनेशन करने के लिए, कि भगवान उनको ऊपर से सप्लाई तो दे रहा है, अब कुछ पार्ट या कुछ फ्रैक्शन आपको डोनेट करना चाहिए। सब सिखाते हैं, जिनको नीड है उनको देना चाहिए, अगर हमारे पास एक्सेस है तो, चाहे नॉलेज है या पैसा है, कुछ भी, कपड़े हैं, कुछ भी है, डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऊपर से आ रही है। सप्लाई हम थोड़ा ना दे रहे हैं, ना तुम दे रहे हो, वो कौन दे रहा है, ऊपर वाला। ऊपर वाले के बारे में हमें पता नहीं कौन है, बट सप्लाई वहां से आ रही है। तुमने अगर सिंक हटा दी तो सोर्स से एनर्जी आना बंद हो जाएगी, तुम्हें मिलेगी। तो जो भी रिलीजन है, जितनी हमारे इंडिया में रिलीजन है, सब में ये सिखाया जाता है कि आपकी अर्निंग का कुछ भी पार्ट फ्रैक्शन यू हैव टू डोनेट, 10%, 5% आपको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई कहां से आ रही है, ऊपर से। डोनेशन बंद हुआ यानी सिंक को एनर्जी जाना बंद हो गया, तो क्या होगा, ऊपर से एनर्जी सप्लाई बंद, आपकी सप्लाई बंद, खत्म। इसीलिए जितनी बड़ी कंपनीज होंगी आप देखना, उनके पास एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा कि डोनेशन, वो फ्री में काम करते हैं। अगर आप डॉक्टर बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए, तो आप अगर 10 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट वो बंदा फ्री करता है, नहीं लेता पैसे। या ऑपरेशन किया, सर्जन बन गए, तो अच्छे इंडिया के टॉप सर्जन की लिस्ट निकालो, और इसमें देखना अगर वो 50 ऑपरेशन करते हैं तो एक या दो वो फ्री करते हैं, नहीं पैसे लेते, नीडी पर्सन। क्यों? क्योंकि उनको पता है सप्लाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर हमने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया तो ऊपर से सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो हमको कैसे मिलेगी। तो ये हर जगह का रूल है, तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको फील कर सकते हो। तो क्या सीखने को मिला, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन whose efficiency is 100%, that is heat supplied from the source equal to work done, that is we have to lose some fraction of energy to the sink in order to improve the efficiency of the engine। हर्ष, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? तो लिखो इस बात को। स्टेटमेंट 1 इंजन के लिए पहला हेडिंग होगा हीट इंजन, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट इंजन। दूसरा होता है हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, वो एक अलग। हाँ क्या, हाँ वही तो होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। दिस इज द सोर्स, दिस इज द सिंक, और यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है, ये Q1, ये Q2। तो Q1 एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब ये T1 होगा टेम्परेचर, ये T2 होगा। तो Q1 एनर्जी सोर्स से आएगा, और फिर कुछ फ्रैक्शन आप उसमें वर्क में कन्वर्ट करोगे, और जो रिमेनिंग है
Q2 वो किसको चला जाएगा, सिंक को। बट आप सिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब उसको हटा नहीं सकते, हटा दोगे तो ऊपर से नीचे आएगा ही सब। उल्टा कहाँ होता है बताइए, पंप में यही तो होता है, पंप में उल्टा होता है, सिंक से सोर्स। एसी लगा हुआ है, एसी क्या होता है, पंप है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो कराता है, लेकिन उसमें आपको एनर्जी मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस। ये नेचुरल फ्लो हो रहा है हाई से लो की तरफ। इसीलिए तो कहते हैं कि जो लोग एसी यूज करते हैं कम यूज करो, वरना ऊपर वाला जो है, हाँ वो इन्वायरमेंट के अपोजिट काम कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है, वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब करेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यही तो है कि हम सप्लाई चेन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लो से हाई। नेचुरल बिहेवियर क्या है, हाई से लो। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की केमिस्ट्री कहां से इसमें आ गई, हाँ हाँ सिमिलर एनालॉगस टू, हाई कंसंट्रेशन से लो डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है। तो ये तो सारी सिमिलरिटी है, हीट का फ्लो हाई से लो होता है, फिर आपको सिखाया था करंट का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, वाटर का फ्लो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता है, तो ऑल आर कनेक्टेड। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एनर्जी सप्लाई को इक्वेट करो, तो स्टेटमेंट लिख दिया आपने कि नहीं, लिखो स्टेटमेंट। It is impossible to design a heat engine whose efficiency is whose efficiency is 100%. It is impossible to design a heat engine whose efficiency is 100%. Whose efficiency is 100%. That is नई लाइन से लिखना, इसका क्या मतलब हुआ, that is 100% heat from the source, 100% heat from the source cannot be converted into work. 100% heat from the source cannot be converted into work. सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. 100% heat from the source cannot be converted into work without transferring some part or fraction of energy. कुछ फ्रैक्शन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, विदाउट ट्रांसफरिंग सम पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, और उसको क्या बोलेंगे, लोअर टेम्परेचर बॉडी, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंक। इक्वेशन लिख लो जो आपने बोला था, W इक्वल टू क्या होगा इसमें, क्योंकि Q1 डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, बट डेल्टा Q तो Q2 माइनस Q1 होता है, हाँ बराबर है, बट इसमें Q1 माइनस Q2 आएगा। ठीक है, बाद में देखूंगा, मेरे हिसाब से Q1 माइनस Q2 मेरे हिसाब से हाँ भाई लिख लिया। सर Q2 QH माइनस QC क्या
इसमें कैसे यार डायग्राम देख लेना। Q1 minus Q2 सर Q1 Q2 मतलब Q1 minus Q2 होगा। अरे भाई साहब इतना क्यों सोच रहे हैं? देखो अब तो एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ रहे हैं, आने वाला बराबर जाने वाला। तो इनकमिंग एनर्जी कितना हुआ Q1 और गया कितना, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इक्वेशन क्या था एक्चुअली में, Q1 आया और इसमें कन्वर्ट हुआ। दूसरा सर डेल्टा Q तो Q2 minus Q2 minus Q1 होता है। नहीं वो चीज छोड़ दो, ये फर्स्ट क्लास थोड़ा ना है। अरे भाई इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हुआ, तो ऊपर से जो आ रहा है वो क्या है Q1, और ये Q1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, W में प्लस सिंक में। तो आपको वर्क कितना मिला, कोई आपसे पूछेगा कि मुझे वर्क कितना, तो हीट इनकमिंग माइनस लॉस, सिंक को जो गया वो लॉस हो गया, हम तो यही मानेंगे ना, सिंक को जो गया वो लॉस हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक क्वेश्चन दोनों में फिक्स होता है, आईटी में भी मेडिकल में भी, दोनों में आता है फिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में आता है, तो ध्यान से समझना, एक बार समझ आ गया तो कभी गलती नहीं होगी। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो। अब देखो यहाँ पे बात समझ में आ गया। तो अब हमारा हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट बताया था, तो W/Q1 होगा, Q1 जो हीट प्रोड्यूस हुआ और इतना हमको वर्क मिला। लॉस नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, अगर आपको लिखना है W का वैल्यू तो लिख सकते हो कितना हीट मिला माइनस कितना लॉस हो गया, जो लॉस हो गया उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय Q1। यहां से रेशियो क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1 इनटू 100। सर ये ईटा है क्या एफिशिएंसी ईटा 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 कॉमन नहीं लिया, डिवाइड किया है। Q1 अपॉन Q1 और Q2 अपॉन Q1 दोनों को अलग अलग डिवाइड किया तो वो 1 हो गया। अब एक इंजन होता है, मैं आगे बताऊंगा, आइडियल इंजन जो है सबसे ज्यादा यूज होता है उसको बोलते हैं कार्नोट इंजन, जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। कार्नोट इंजन में क्या होता है, ये जो एनर्जी का रेशियो है इसको कार्नोट थ्योरम भी बोलते हैं, वो टेम्परेचर के रेशियो में होता है। दिस इज कॉल्ड एज कार्नोट थ्योरम, यानी बाय कार्नोट थ्योरम। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स आपको टेम्परेचर दिया होगा, तो आप टेम्परेचर का रेशियो हीट के रेशियो में लिखेंगे तो क्या आंसर बनेगा एफिशिएंसी का, 1 माइनस P2/T1। अच्छा आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ो या फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ो, हर जगह T1 का मतलब हाई टेम्परेचर होगा, बार बार कह रहे हैं ये भूलना मत, T1 मतलब हाई, 1 हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि बुक चेंज किया तो सिंबल चेंज हो गया, ऐसा नहीं। T1 जब भी डिनोट करेगा तो हाई टेम्परेचर को डिनोट करेगा, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर होगा, और T2 जब भी डिनोट करेगा तो लो टेम्परेचर यानी कि सिंक का टेम्परेचर होगा, ये ध्यान रखना। और दोनों ही टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन पर होंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर सेंटीग्रेड दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर देता है जब भी आप कैलकुलेशन करें तो। क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आ रही? अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो जाए तो फिर वो पंप वाले फेस हो जाएगा। नहीं, ग्रेटर हो ही नहीं सकता, चाहे सोर्स हो चाहे सिंक हो या पंप हो या इंजन हो, T1 हमेशा हाई टेम्परेचर होगा और T2 हमेशा लो होगा, ये लिखा दिया पहले बता दिया। चाहे फ्लो उल्टा कर दो आप नीचे से ऊपर, T1 T2 का मतलब वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नहीं वो भी रहेगा, वही रहेगा, Q2 रहेगा, तब डायरेक्शन चेंज होगा बस।
एक नंबर हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी को देना है, 2 नंबर लो टेम्परेचर को, बस ये याद है। इंजन का वर्किंग समझ में आया, अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे हुआ क्या हुआ। अब ये बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, W/Q1 into 100 इक्वल टू 100, कैंसिल करो तो W क्या होगा, Q1। ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, बट हम लिख रहे हैं, लिख लो। एफिशिएंसी 100% को वो कह रहा है पॉसिबल, बट हम नहीं मानेंगे, हमारा मन नहीं मानता, नहीं मानेंगे, बताओ क्या करोगे। सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? हाईएस्ट एफिशिएंसी हाईएस्ट 100 ही हो सकती है, जो भी होगी। मतलब पॉसिबल होगा। आप बताओ आपकी हाईएस्ट एफिशिएंसी कितनी होती है? आपने दिन में 20 कंसेप्ट पढ़े, कितनी चीजें याद रखा होगा? 20 के 20 याद रहेंगे क्या? ऐसा है? मशीन में नहीं याद रख सकती, वो तो आउटपुट इनपुट की बात है। तो फिर एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन 100, तो सोचना भी पाप है। 100 नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% एफिशिएंट हैं। मैथ्स में 100 मार्क्स है सर मेरे, तो 100% एफिशिएंसी, नो। वो आपका चैप्टर पढ़े हुए आ गए, आपके क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, इसलिए 100 आ गए। वही पेपर दोबारा करवाऊंगा, नहीं आएंगे 100। उनको दोबारा बिठा के देखो अगले साल, नहीं आएंगे। वो टाइम है, वक्त है कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपके 100 आ गए, 99 ले आगे सेकंड टाइम में। हम ये नहीं कहते 100 वाला 50 ले आएगा, बट 100 आने के चांसेस बहुत कम है। मैथ्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, 70 वाला 90 ला सकता है, 70 वाला 30 भी ला सकता है, कुछ भी हो। उसके लिए दोनों आसमान खुले हैं, ऊपर भी नीचे वाला आसमान डिपेंड करेगा रेफरेंस रेंज क्या है, कहां से देख रहे हो। फिजिक्स में तो रेफरेंस रेंज कोई भी आसमान हो सकता है। चलो भाई, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अब पंप का लिखे स्टेटमेंट खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे हीट पंप। इंजन में पंप होने के बाद सेकंड लॉ भी खत्म है, छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो तो सही पहले। हीट पंप का काम क्या होता है? पंप का होता है सोर्स, तो पंप करना है आपको, एनर्जी को पंप करना है, फोर्स लगाना है एनर्जी पर कि भाई साहब चल, लो से हाई की तरफ चलते हैं। तो पहले तो वो मना करेगा, नहीं साहब हम ऊपर वाले के साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते, उसने हमें बोला है हाई से लो कर लो। आप बोलोगे चल लो से हाई, तो पंप करोगे मतलब फोर्स लगाओगे, पंप करोगे मतलब आप फोर्स लगाओगे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो खुद से नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो खुद से फ्लो नहीं करेगा। वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन तो नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव वर्क तो कभी नहीं होता, सबका डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अब इसमें वर्क डन पहले आपको आउटपुट में मिल रहा था, नाउ यू हैव टू डू वर्क एज ए इनपुट। और वर्क किसके फॉर्म में करोगे? हम खुद से मैकेनिकल फोर्स तो लगाएंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फोर्स लगाएंगे। तो जब भी हीट पंप वर्क करता है यानी कि एसी वर्क करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हीट का फ्लो करेगा लो से हाई, यानी कि रूम का टेम्परेचर लो है और बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर। अभी चला लो एसी, चलेगा क्या इस टाइम पे? क्योंकि रूम टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत लो है और बाहर का टेम्परेचर यहां से भी ज्यादा है, कम है। तो अब आप इसको डिजाइन किया गया अंदर से बाहर के लिए, सर ये तो और ठंडा करेगा, नहीं करेगा ठंडा। तो सर अगर मान लो हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, वहां पे टेंपरेचर मान लो -2 डिग्री, ठीक है, वहां हमने इस तरह है, इस हिसाब से तो हमें ये गर्म हवा देना चाहिए।
हाँ देता है, कश्मीर जाओ देता है? एसी आते हैं ऐसे जो गर्म हवा देते हैं कश्मीर में हाँ एसी। ना, सेम यही बात। कौन सा? अगर यही चीज वहाँ पे रहे, ये चीज इसके अंदर सिस्टम लगानी पड़ती है, इसके अंदर सिस्टम सेट करना पड़ता है, गर्म हवा देने लगे वो अच्छे, वो बहुत कॉस्टली एसी होते हैं जो प्रॉपर वर्क करेंगे वो। इनमें देखो आप सर्दियों में टेम्परेचर 16 से कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, बट वो एसी जो बनाए जाते हैं उसके लिए तो उनमें कर सकते। ये ह्यूमन बॉडी के नीचे ज्यादा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने टेम्परेचर कम करके माइनस में पहुंचा दे तो फिर यही एसी फ्रिज बन जाएगा, फिर फर्क क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस तो हुआ ना, बाहर -12 यहाँ पे हमने 16 पे चल रहा है, तो हमें तो गर्मी लगेगी। हाँ लगेगी, ऐसे एसी आते हैं, होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता, लेकिन जो हिली एरियाज है जहाँ की आपने बात करी है, लक्षद्वीप, वो सॉरी लक्षद्वीप कह रहा हूँ, लद्दाख और श्रीनगर, इस साइड जाएंगे तो एसी वहां पर लोग वही वाले यूज करते हैं। वो अभी सर्दियां चल रही है, उनके पास एसी चलेगा, वो गर्म हवा देगा, गर्मियों में ठंडी हवा देगा। अरे हीटर का भी फिल्टर नहीं होता, मतलब अंदर ठंड होती है और बाहर अंदर भी ठंड होती है, बाहर भी ठंड होती है। चलो अब पहले इसको लिखते हैं, फिर डिस्कशन बहुत, मतलब आईएएस का एग्जाम नहीं देना कि बैठना और डिस्कशन नहीं। क्या लिखा आपने? बना लो डायग्राम। कूलर कहाँ से हीट पंप हो गया? वो तो मतलब मोटर है ना, इंजन, कूलर में मोटर लगी हुई है। सर वो तो बस डायरेक्शन बदल रहा है ना हवा की, वो ठंडा गर्म थोड़ा ना कर रहा है, वो उसमें मोटर लगा, इंजन लगा, वो बस हवा की डायरेक्शन और स्पीड बढ़ा रहा है। पानी तो अगर ठंडा मौसम हो गर्म मौसम हो गर्म लिख लो। अगर पानी गर्म, अब इसको बताओ वर्क कितना होगा, बताओ। इक्वेशन बनाओ, वर्क का सेम फॉर्मूला आएगा। हाँ कहाँ जाओगे? अच्छा तो खुद चला जाओ, अभी छुट्टी तो नहीं है, आप निकल गए? ठीक है बता देना, घर ही आओगे ना? तो देखो भाई, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1, मतलब इसका स्टेटमेंट 2, वी कैन नॉट ट्रांसफर, स्टेटमेंट 2 स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव वर्ड है, वी कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी ब्रैकेट में सिंक, लो टेम्परेचर बॉडी ब्रैकेट में सिंक टू द हायर टेम्परेचर बॉडी ब्रैकेट में सोर्स, low temperature body sink to the high temperature body source without transferring, without supplying
ऐसे लिखना, विदाउट सप्लाइंग सम एनर्जी और वर्क फ्रॉम आउटसाइड, विदाउट सप्लाइंग सम एनर्जी और वर्क फ्रॉम आउटसाइड। एक बार दोबारा से लाइन को पढ़ो, देखो समझ में आई बात की नहीं। हम एनर्जी का ट्रांसफर लो से हाई तक नहीं कर सकते विदाउट डूइंग सम वर्क और एनर्जी फ्रॉम गिविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, यानी विदाउट फोर्सफुली यू कैन नॉट सेंड एनर्जी फ्रॉम लो टू हाई, यू हैव टू पुश द एनर्जी। और पुश करना मतलब वर्क करना या एनर्जी देना, यानी एनर्जी एज ए इनपुट होगा इस बार। तो आप बताओ फ्लो चार्ट क्या बन रहा है, इनकमिंग कौन कौन सा हो गया, W प्लस Q2, ये इनकमिंग होगा, और ये दोनों मिलके किसमें जा रहे हैं, सोर्स में, Q1। देख लो इनकमिंग में दो लोग हो गए, वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड प्लस Q2 फ्रॉम द सिंक। हर्ष समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो वर्क का फॉर्मूला क्या सेम आ गया आपका, Q1 माइनस Q2। तो क्यों आया सेम फॉर्मूला, क्योंकि आपने डायरेक्शन कंप्लीट 180 डिग्री चेंज कर दिया, जो डायरेक्शन हमारा इंजन में था उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, तो दोनों साइड -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, ये तो पता ही चला है नहीं बताएगा ऐसा। अब पंप और इंजन, अब पंप के केस में परफॉर्मेंस होता है, एफिशिएंसी नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। पंप के केस में परफॉर्मेंस कितनी होगी, तो पंप में जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है गामा, और वही रहेगा आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। आउटपुट कितना होगा हमारा, आउटपुट होगा हमारा आउटपुट कौन होगा, Q1 और इनपुट में कौन आएगा, W प्लस ओनली W। इनपुट मतलब फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी क्या है वो तो आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, बट किसके थ्रू कर रहे हो ऐसा, वर्क के थ्रू, तो वर्क इनपुट हुआ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे वही वर्क होगा, उसके एवरेज में आपने कितना एनर्जी सोर्स को थ्रो किया, यानी कितना एनर्जी बाहर थ्रो किया, वो आपका आउटपुट हो गया। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या सिमिलरिटी है, यस ये क्वेश्चन पूछा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ पंप इज जस्ट अपोजिट, मींस रेसिप्रोकल ऑफ इंजन। कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, पिछला पिछला तो एफिशिएंसी था, इंजन का हमेशा एफिशिएंसी होता है। अभी ले लेते हैं, तो आप है ना, क्यों रख लीजिए, अरे नहीं रखिए, मैं अभी आता हूँ, वही रख दीजिए मेरे ड्रॉर में, हाँ ड्रॉर में रख दीजिए। अभी नहीं भाई खत्म, अभी तो शुरू हुआ है, प्रैक्टिस के बिना नो जॉब इज डन अंटिल द पेपर वर्क इज डन। ये लिख लो कोटेशन बड़ा बड़ा अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे, नो जॉब इज डन अंटिल द पेपर वर्क इज डन। व्हाट इज पेपर वर्क, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाला पार्ट अगर नहीं किया तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अभी कैसे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, माय नेम इज, योर नेम इज, ऐसे चैप्टर के बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जान रहे हैं, हाँ हेलो कर रहे हैं, कौन इंजन है, कौन एफिशिएंसी है, क्या होता है। अभी तो शुरुआत है भाई, ट्रेलर है।
11th में है तो आपके पास डीप में पढ़ने का टाइम है, अगले साल टाइम नहीं होगा, फिर 12th करना, फिर भागना, इसलिए चीजों को बहुत आराम से और अच्छे से करना। चलो अब हमको जो समझ में आई बात एफिशिएंसी की और परफॉर्मेंस की, अब बात आता है रेफ्रिजरेटर। ये भी तो लो से हाई फ्लो कराता है, अंदर की एनर्जी को बाहर फ्लो करता है। तो क्या जिस रूम में रेफ्रिजरेटर है वो रूम गर्म हो जाना चाहिए? भाई एसी का पीछे एग्जॉस्ट होता है, वहां खड़े होकर देखो गर्मी लगती है कि नहीं? तो ऐसे फ्रिज के पीछे भी तो एग्जॉस्ट का एक जाली टाइप का होता है, वहां पे खड़े होकर देखो हीट फील होगा, लेकिन नहीं होता। अब क्वेश्चन है, कैन वी रिप्लेस एसी बाय फ्रिज और फ्रिज बाय एसी? थिंक अबाउट इट। अगला क्वेश्चन यही है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में वर्किंग तो पंप की तरह ही होती है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होती है। ये यहां पर Q2 सेम प्रोसेस है, Q1 जाएगा सोर्स की तरफ, तो सोर्स को एनर्जी मिलेगा और सिंक से एनर्जी आएगा, और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव टू डू वर्क एज ए इनपुट। तो लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस लिखा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो जो परफॉर्मेंस होगा बाबा, वो जो है बीटा से डिनोट होगा, और इसमें जो आउटपुट होगा, आप फ्रिज खरीदने जाओगे तो कौन सा फ्रिज आप लेकर के आओगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? जब सोचो, आपको अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। स्टार मतलब एनर्जी कंजप्शन कम है, स्टार मतलब फ्रिज, एसी पे भी स्टार लिखा हुआ है, मतलब जो ज्यादा स्टार है उसको एनर्जी कंजप्शन कम कर रहे हैं और कम एनर्जी में आउटपुट ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि वो आपको कूलिंग अच्छी दे रहा है। सेम मैनर फ्रिज कौन सा लेके आओगे, स्टार जा रहा है, इसने बोला कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम, यानी वर्क डन कम करना पड़ेगा, उसका बीटा ज्यादा होगा। अब आउटपुट में क्या चीज लोगे आप, कौन सा पार्ट आउटपुट में होगा, Q1 या Q2? W तो इनपुट में होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है, आपकी हेल्प कर देते हैं। W यहां रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्क को एज ए इनपुट ही देना पड़ेगा। आउटपुट में क्या लूं मैं, Q1 लूं या Q2 लूं? Q1 लूं तो एसी बन जाएगा, यानी कि वो ज्यादा एनर्जी बाहर थ्रो कर रहा है, तो अगर फ्रिज को रूम में रखा और बहुत ज्यादा एनर्जी थ्रो कर रहा है तो 2 मिनट में हीटर बन जाएगा, वो रूम में बैठ नहीं पाओगे आप। अगर ये ख्याल आए तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचा करो कि क्या होगा अगर ऐसा होगा। Q1 को आउटपुट कर दिया, मैक्सिमम हीट अंदर से बाहर थ्रो कर रहे हो, तो रात भर अगर आपने फ्रिज ऑन छोड़ दिया, घर में तो ऐसे ही ऑन रहता है, तो पता चला कि अगले दिन मिला ही नहीं कोई। वो बाहर से गर्म हवा देगा। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट पीएमटी में पूछा गया कि अगर हम फ्रिज के डोर को रात भर ओपन छोड़ दें तो क्या वो एसी बन सकता है, रूम ठंडा हो जाएगा? रूम टेम्परेचर विल फॉल डाउन और इंक्रीज, ये क्वेश्चन ऑप्शन था, और रिमेन्स कांस्टेंट। इफ यू विल ओपन द डोर ऑफ अ फ्रिज फॉर, हर्ष बता आंसर क्या होगा? इफ यू ओपन, हर्ष बता भाई, फ्रिज का डोर अगर ओपन छोड़ देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर रूम का फॉल करेगा, हीट ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा, बताओ। सर प्रैक्टिकल करके बताएंगे आज, रात को डोर ओपन करके सोते हैं, फिर बताएंगे। पूरा फ्रिज अंदर है मतलब घर में ही होता है फ्रिज? क्या कंडीशन है, तुम्हारे घर में फ्रिज बाहर होता है? नॉर्मल कंडीशन है, उस घर में वही लोग रहते हैं जो मानसिक रूप से ठीक है, मेंटली स्ट्रांग है, मतलब इस रूम के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। हाँ क्या पूछ रहे हैं? तो फिर हम फ्रिज हटा के एसी हटा के फ्रिज लगा दे घर में, फिर ठीक रहेगा, टेम्परेचर फॉल होगा तो। फिर तो यही हुआ ना कि क्यों एसी में 50,000 रुपए खर्च करने, 20,000 का फ्रिज ले आओ और से एसी बना लो, दोनों काम आएगा।
सर ने बताया था नेचर के अगेंस्ट वर्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो कम हमने कंट्रीब्यूशन किया, एसी तो नहीं यूज किया। नहीं सर, उसमें क्या होगा, बहुत थोड़े से एरिया में होगा। अगर बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, मतलब कोई कांटेक्ट के बाहर अंदर का, हाँ तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो पहले डिक्रीज होगा, और अगर नॉर्मल एरिया में रखा है तो नहीं पहले डिक्रीज सराउंडिंग इतनी बड़ी है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। नहीं, मेरे साथ पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। पहले डिक्रीज होगा फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, और बताओ भाई अनु। सर रीजन भी है, अगर आइसोलेटेड एरिया है, कुछ नहीं बता, आज प्रैक्टिकल करेंगे फिर कल बताएंगे। हैं इंक्रीज होगा, हाँ आइसोलेटेड है तो कांस्टेंट और नॉर्मल है तो डिक्रीज। सर बट ये था कि अगर आपने फ्रिज को आज बाहर ये तुम्हारे आकाश में ही जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे उलझुल आंसर करते हैं। पूछा था, वहीं पे पूछा था, और ये गुड़गांव वालों ने ही आंसर करा था, ये दिल्ली वालों ने कभी ऐसा आंसर नहीं किया। गुड़गांव आकाश वालों ने दिया था मुझे आंसर ये पहला, कि सर एक काम करो, फ्रिज उठा के खिड़की पे लगा दो तो उसका जो एग्जॉस्ट वाला साइड है ना वो बाहर कर दो, और ऐसे बना लो और डोर ओपन कर दो, और फिर बस रूम को ठंडा कर लो। क्यों हर्ष, सही कह रहे हो, रूम ठंडा हो जाएगा। सर उसको कोई गैस होती है, हाँ करती है, जैसे मतलब अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। हाँ, उसकी जिंदगी जो बेचारा 10 साल चलने वाला ना कंप्रेसर उसमें होता है, वो 10 दिन में उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वो काम करेगा, ठंडा करेगा। अगर आपने विंडो पे लगा दिया तो एग्जॉस्ट तो बाहर की तरफ कर दिया, तो होगा क्या है कि जब डोर ओपन किया तो उसको उसको डिजाइन किया गया कि अंदर का टेम्परेचर -10 मेंटेन करो, और आपने डोर ओपन कर दिया तो रूम का टेम्परेचर तो 25 है। तो बेचारा चाहेगा जल्दी जल्दी मेहनत करेगा, जोर लगाएगा, मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत लगाएगा कि हम रूम का टेम्परेचर कम करके -10 लाए, वो ला नहीं पाएगा। लेकिन तो ज्यादा मेहनत करेगा तो कंप्रेशर पे मेहनत ज्यादा पड़ेगी। हाँ हाँ, वही हो गया। तो एग्जॉस्ट अगर बाहर नहीं करा एसी का तो रूम गर्म हो जाएगा। तो लेकिन होता क्या है कि डोर ओपन छोड़ने से उसे ज्यादा हीट थ्रो करता है, इसलिए रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डोर क्लोज है तो वो ज्यादा हीट थोड़ी देर के लिए वर्क करेगा। देखा नहीं है वो ग्रीन कलर के अंदर लाइट होती है, येलो लाइट, वो पहले ऑन होती है, जब अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो तो ऑटो कट हो जाता है, वो वर्क करना बंद कर देता है। अब उसे कंटिन्यूअस वर्क नहीं करना पड़ेगा ना, एसी है, एसी आप घर में यूज करते हैं, इसलिए कहा था कि डोर क्लोज रखो। इसलिए नहीं कि डोर क्लोज करो कुछ दिक्कत होगी, डोर क्लोज रखने से रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, फिर वो एसी ऑटो कट हो जाएगा। हाँ वो होता है, एकदम फिर टेम्परेचर हाँ, डाउन करो फिर वापस एक्शन में आ जाता है। जैसे डोर खोलोगे फिर से एक्शन में आ जाएगा। हाँ, और अब थोड़ी देर से तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है ना। अगर डोर क्लोज है तो कंजप्शन नहीं हो रहा है, उस टाइम के लिए ठंडा हो गया, उसने तो 16 किया तो 16 मेंटेन है। लेकिन बार बार डोर ओपन करोगे, बंद करोगे, ओपन करोगे तो फिर उस दिक्कत होती है। जो शॉप्स वगैरह होती है वहां पे ये दिक्कत आता है, उनका एसी 2 साल में खटारा हो जाता है। कंप्रेसर होता है। सब में होता है कंप्रेशर, तो दोनों में ही है। एसी हो भाई, बोथ आर द पार्ट ऑफ हीट पंप, बट एक रेफ्रिजरेटर में हीट पंप है और एक एसी का है। एसी में 16 को फिक्स कर दिया आइडियल, और फ्रिज में -10 -20 यहां तक आइडियल लगा दिया, क्या दिक्कत है भाई। थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर है, उसकी रेंज कम है तो थर्मोमीटर ही। रजिस्टर थर्मोमीटर की रेंज थोड़ी ज्यादा है, फिर गैस थर्मोमीटर बोला और ज्यादा है। मेजरमेंट तो सारे लोग टेम्परेचर को ही कर रहे हैं ना। बात समझ में आएगी नहीं तो स्टेटमेंट लिखा कि नहीं। बहुत बड़ा मतलब, अब बता दो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बड़ा छोटा नहीं बता, बड़ा फिर कुछ नहीं होता, उसकी लाइफ भी कम रहेगी। तो यहाँ पे हम लेंगे Q2, या वो फ्रिज अच्छा होगा जो आइस फॉर्मेशन तेज करेगा। खरीदने जाएंगे तो आपने एडवर्टीजमेंट जितने भी देखे होंगे टीवी पे या वहां पर लिखा होता है आइस फॉर्मेशन। न्यूज में आता है, ऐड आता है कि मेरे फ्रिज में आइस फॉर्मेशन 1 मिनट में हो गया। वो कहता नहीं एलजी, फिर वो आता है कि नहीं साहब वर्लपूल, कूल कूल। मेरे यहाँ जब मैं 10th में था आपकी जगह पे, आपसे मतलब 1 साल और कम, तब ऐड आता था कि 5 मिनट में आइस फॉर्मेशन वर्लपूल का। फिर मैं और बड़ा हुआ, फिर आया 3 मिनट में आइस फॉर्मेशन। अब मैं और बड़ा हुआ तो अब 1 मिनट में आने लगा, मतलब आपको भी दिखता होगा ऐड 1 मिनट में आइस फॉर्मेशन। अब आप बड़े हो गए जब, तो एक दिन ऐसा आगे बोलेगा आइस फॉर्मेशन रखो और हो गया आइस 10 सेकेंड में।
तो एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हो ना, एफिशिएंसी बढ़ाते जाने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो Q2 जितना ज्यादा विथड्रॉ करोगे उतना फास्ट आइस फॉर्मेशन होगा कि नहीं? अंदर से एनर्जी जितना फास्ट बाहर को निकालोगे उतना तेजी से इनसाइड का टेम्परेचर फॉल करेगा और आइस फॉर्मेशन तेजी से होगा, हाँ या ना? ये मतलब वर्क डन कम होगा। स्टार रेटिंग का मतलब क्या है, आपको जब तेजी से आप एनर्जी abstract कर रहे हो तो उसके एवरेज में कम वर्क लगाना पड़ेगा, इसीलिए आप देखिए एफिशिएंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी इसकी प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है बनाया गया है, और आपको स्पेशल असाइनमेंट कलेक्ट करना है, शाम को मैं भेज दूंगा जो भी आपके टेस्ट में आना है रिगार्डिंग संडे टेस्ट है ना, रोटेशन। हाँ तो मतलब है, अभी रोटेशन आपने भी पढ़ा था उस दिन। हाँ हाँ वही तो 10:30 दोनों लोग कल आओगे। हाँ, कल सैटरडे है ना, 10:30 आना है, वो चैप्टर कंप्लीट करना है मैंने, और इसकी असाइनमेंट देनी, लंच लेके आना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।